नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करेंगे, जहां स्वच्छता सर्वेक्षण में चौथा स्थान मिलने पर नगर निगम ने स्वयं की पीठ थपथपाई थी, मगर जमीनी तस्वीर कुछ और ही बयान कर रही है। मड़ियाव क्षेत्र में फैला कूड़े का अंबार न केवल स्वच्छ भारत अभियान की परिकल्पना को धूमिल कर रहा है, बल्कि स्थानीय नागरिकों की परेशानियों और प्रशासन की उदासीनता को भी उजागर करता है। सड़क पर पसरे कूड़े से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। बरसात के मौसम में यह गंदगी और जलभराव मिलकर बीमारियों के संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ा देती है। नागरिकों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद निगम अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नतीजतन क्षेत्रवासियों का आक्रोश सड़कों पर प्रदर्शन के रूप में सामने आने लगा है। तो वहीं प्रश्न यह है कि क्या स्वच्छता रैंकिंग सिर्फ आंकड़ों और रिपोर्टों तक सीमित है? क्या नगर निगम को यह एहसास है कि एक एक कूड़े का ढेर सरकार की उस छवि पर प्रश्न चिन्ह है जो स्वच्छ भारत जैसे अभियान से जुड़ी है? और जनप्रतिनिधि और अधिकारी यदि समय रहते चेत नहीं गए तो यह लापरवाही न केवल शहर की छवि को धूमिल करेगी, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए भी गंभीर संकट खड़ा कर सकती है। समस्या ये है कि यहाँ पर 4-5 साल से कूड़ा कई वार्डों से यहाँ डाला जा रहा है, जो कि नगर निगम आज तक कूड़ा उठाया नहीं। पूरे रोड पे देख रहे हैं, आप खुद देख लीजिए, रोड पे कूड़ा बाधित है। पूरा रोड पे इसी दिन आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और यहाँ पे बीमारियाँ फैलती हैं, जो कि नगर आयुक्त से कई बार शिकायत की जा चुकी है, जोन 3 को कई बार शिकायत की जा चुकी है। उसके बाद कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तो आज हम लोग मिलकर यहाँ पे करपाई डाल के सोने का काम कर रहे हैं। ये काम नगर आयुक्त का, नगर निगम का करने का काम है, वो हम कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा काम नहीं है, सभी का काम है, पूरे क्षेत्रवासियों का काम है। और पूरे क्षेत्रवासियों को तकलीफ है इस बात की। यहाँ पे बच्चे आके बैठते थे, यहाँ खेलते थे, आज यहाँ कूड़ा पड़ रहा है। ये पार्क है, ये कूड़ा घर नहीं है। और कूड़ा घर बनाना है तो कहीं जगह मोहित करके और कूड़ा घर बना दे, उसमें इसको करें, सब कोई दिक्कत नहीं होगी। और चमरा में गौशाला बना हुआ था, आज वहाँ कूड़े की गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, गाय सब बाहर घूम रही हैं, कूड़े की गाड़ियाँ अंदर खड़ी हो रही हैं। ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ वो है? ये कोई लोकतंत्र का काम है? जो गायों को गौ माता कहा जा रहा है, बाबा जी गौ माता कर रहे हैं, उनको आज रोड पे कर रहे हैं और कूड़े की गाड़ियाँ आप कूड़े घर में खड़ी कर रहे हैं। ये तो शर्मनाक बात है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, कम से कम इस पे कानून नगर आयुक्त जागे और नगर विकास मंत्री जागे इस पे और इस पे कार्रवाई करें। यूपी के फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि जिहादियों पर पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और सरकारी जमीन पर बनी मजार जेसीबी से ध्वस्त करा दी है। अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी ने तहरीर पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मुकदमा दर्ज किया गया और थाना कादरी गेट के गंगा घाट पर पर्यटन विभाग से स्नान गृह का निर्माण हो रहा है। तो वहीं स्नान गृह के पास खाली पड़ी पीडब्ल्यूडी की जमीन पर जिहादियों ने रातों रात मजार बना दी, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी बजरंग दल के पदाधिकारियों ने गंगा किनारे मजार बनने का विरोध किया है। और घटना की सूचना पर एसडीएम सदर रजनीकांत, सीओ सिटी ऐश्वर्या, उपाध्यक्ष मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने लेखपाल को मौके पर बुलाकर स्थानीय लोगों से बात की। तो वहीं पीडब्ल्यूडी की जमीन में बनी मजार को पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने खड़े होकर हटवाया है। दरअसल मुसलमान व्यक्ति भोला निवासी बहादुर ने अपने साथियों के साथ मिलकर रातों रात मजार पर टाइल लगा दी। एसडीएम सदर रजनीकांत ने बताया कि सरकारी जमीन पर किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं हो सकता और कहा कि सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार को तोड़ दिया गया है। एसडीएम सदर ने कहा कि जिन लोगों ने मजार बनाई है उन पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बजरंग दल के विभाग संयोजक अभिषेक ने कहा कि मजार को तोड़कर पीडब्ल्यूडी की जमीन में शौचालय का निर्माण कार्य कराया जाएगा। अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि सरकारी जमीन में तोड़फोड़ करना, कब्जा करने का मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई जगह छापेमारी की गई। भोला के परिजनों से पुलिस पूछताछ कर रही है और मामले में जांच कर रही है। मिली जिस तरह से कि एक मजार का निर्माण किया गया है यहाँ जल घाट के ऊपर, और आगे जब जांच कराएगी लेखपाल से और कानपुर से जमीन दिखवाएंगे तो ये जमीन पीडब्ल्यूडी की है। और जिस पर स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले कुछ अच्छा सा बना हुआ था, फिर कुछ लोगों ने ईंटें लगा करके पहले प्लास्टर किया और फिर अभी 2 दिन पहले इस पर टाइल्स वगैरह लगा करके और उसकी मजार का रूप दिया गया। तो अभी स्थानीय लोगों से ग्राम प्रधान को सबको बुला करके बात की और इसको हम हटवा देंगे, क्योंकि सरकारी ज़मीन पर किसी भी प्रकार का इस तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता, तो इसको हटाने की निर्माण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कार्रवाई की जाएगी। उन लोगों के खिलाफ भी, जैसे पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है, पीडब्ल्यूडी के चौकीदार भी यहाँ रहते हैं, इनकी भी जिम्मेदारी है कि अपनी ज़मीन की सुरक्षा करें। जिन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट में नाम आ रहा है कि किन लोगों ने इस तरह का ये काम किया है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और निश्चित रूप से FIR दर्ज करा करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की। एक्सीएन पीडब्ल्यूडी ने थानाध्यक्ष कादी गेट को एक एप्लीकेशन दी है। उस तहरीर में उनके द्वारा बताया गया है कि एक व्यक्ति जो कि पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है उसको अवैध रूप से कब्जा करने, सरकारी संपत्ति का नुकसान करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने हेतु
कार्य किया गया है। इस पर तत्काल FIR पंजीकृत कर दिया गया है। जो मजाज देने का, जब चबूतरे को मजाज देने का प्रयास किया गया था, उसको तोड़वा दिया गया है। वहाँ पे मजिस्ट्रेट और पुलिस की टीम मौजूद है। सारा कार्रवाई करा दिया गया है और FIR पंजीकृत कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रहा है। शादी गेट के पांचाल घाट पर जिहादियों ने रातों रात यहाँ पर कब्जा करने के उद्देश्य से मजार को तैयार कर दिया, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध किया। मौके पर जब पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे हैं तो मजार को अवैध पाया गया है। इसको तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। हिंदू संगठन के कड़े विरोध के बाद मजार को तोड़ा जा रहा है। इस पर बात करेंगे बजरंग दल के सदस्य हिंदू संगठनों से, क्या कहना होगा? प्रशासन हमारा सपोर्ट कर रहा है, मजार तोड़ी जाएगी, प्रशासन लगा हुआ है उसमें। कैसे जानकारी हुई है कि यहाँ मजार तैयार की? हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता रहते हैं, उन्होंने सूचना दी हमको कि यहाँ पे मजार तैयार हो रही है, तो हम लोग तुरंत आए हैं। विश्व हिंदू परिषद के, दुर्गा वाहिनी के, बजरंग दल के सभी लोग। यहाँ पे तो रातों रात मजार तैयार है, इसके लिए संगठन ने क्या कार्रवाई की और प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? देखो, आपको एक बात बता दें, ये तो इन लोगों का पुश्तैनी काम है। ये लैंड जिहाद, लब जिहाद, जो जिहाद करने का इनको मौका मिलता है, ये चूकने वाले थोड़ी है। जैसे ही इन्हें मौका मिला, मिट्टी कट के इकट्ठी हो गई, किसी कारणवश यहाँ निर्माण चल रहा था तो मिट्टी एकत्र हो गई। इन्होंने सोचा लाओ कब्जा कर ले, गंगा जी के किनारे का स्थान है, कल को इसको और डेवलप कर देंगे, एक चादर चढ़ा देंगे, हिंदू मूर्ख आएंगे, वो उस पर पैसे चढ़ाएंगे। ये इनका उद्देश्य था, मूल उद्देश्य। कौमी कब्जा कराओ संरचना। तो जब जानकारी हमको हुई कि इन लोगों ने उस पर टाइल और उसके प्लास्टर ये सब करना प्रारंभ किया, तो हम लोग आए। प्रशासन हमारे साथ हैं। प्रशासन को हमने सूचना दी, प्रशासन मौके पे आया और इसकी प्रारंभिक जांच हुई। तो जांच में ये बिल्कुल फर्जी पाया गया। ये तह से ये निकला कि इसकी जड़ से ये पता चला कि ये खाली और खाली गंगा जी के किनारे की भूमि को कब्जा करने के उद्देश्य से ये षड्यंत्र किया गया है। ना यहाँ कभी कोई मजार थी, ना है, ना हो भी सकती है। तो हम लोगों के कहने पर और प्रशासन से हम लोगों ने आग्रह किया कि ये सब ठीक नहीं है, इस पर आप संज्ञान लें। तो ये मजार तोड़ी जा रही है, टूट जाएगी तो हम संतुष्ट हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद भी हमारी मांग प्रशासन से ये रहेगी कि जिन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, उनको जेल भेजा जाए। उत्तर प्रदेश शासन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संभल के SP कृष्ण कुमार विश्नोई को उत्कृष्ट पुलिस सेवा पदक से सम्मानित किया, जहां सिर्फ 7 साल की नौकरी में विश्नोई ने एक से एक बड़ी उपलब्धियां हासिल की। बता दें, 2018 के IPS अधिकारी को संभल के 100 करोड़ से ज्यादा के बीमा घोटाले के खुलासे पर शासन ने ये सम्मान दिया है। साथ ही बता दें कि मूलतः राजस्थान के बाड़मेर जिले के रहने वाले IPS कृष्ण कुमार विश्नोई ने 2018 में IPS के माध्यम से पुलिस सेवा शुरू की और अंडर ट्रेनिंग पहली पोस्टिंग में मेरठ में किया। आपको बता दें कि SP कृष्ण कुमार विश्नोई ने मेरठ, मुजफ्फरनगर व गोरखपुर में माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की थी। तो वहीं संभल में बिजली चोरी रोककर सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया और 100 करोड़ के बीमा घोटाले का पर्दाफाश कर 68 आरोपियों को जेल भेजा है। विश्नोई की कार्यशैली शासन की सराहना बनी है और सम्मान के बाद उन्होंने कानून व्यवस्था को और सशक्त बनाने का संकल्प लिया है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और DGP सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने संभल पुलिस के बीमा माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई को सराहा और बीमा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में आगे भी हम लोग इसी तरीके से बढ़ते रहें, उसके लिए मोटिवेट किया। संभल पुलिस ने अभी तक 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इन माफियाओं की विभिन्न संपत्तियां हैं उनको भी सीज करने का काम है वो शुरू कर दिया है। 18 मुकदमे लिखे गए हैं, जिसमें 68 से ज़्यादा लोग जेल भेजे गए हैं, जिसमें आशा कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, बैंक कर्मियों, डॉक्टर्स, कंपनीज के जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके CEO से लेकर तमाम विभिन्न एजेंसीज के लोग हैं जो इसमें संलिप्त थे, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें पूर्व में भी जिस तरह इंश्योरेंस कॉन्क्लेव चंदोसी में आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न एजेंसीज के समन्वय के साथ मंत्रणा की गई थी कि भविष्य में इस तरीके के माफियाओं को कोई लूपहोल्स ना मिले, सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इस तरीके की मंत्रणा का भी लाभ है वो मिलेगा। और इस तरीके की और बीमा माफियाओं को गिरोह है ये इनकी सक्रियता है उसको कम किया जाएगा। सर 7 साल आपको पुलिस ज्वाइनिंग में हो,
कैसा अनुभव रहा है? मैंने अंडर ट्रेनिंग मेरठ जनपद में की थी। वहाँ पे शासन चिन्हित माफिया बदन सिंह बद्दो, जो कि 5 लाख का इनामिया भी है, उसकी संपत्ति चिन्हित कर उसका घर है उसको गिरवाने का काम किया था, जो कि उसने पूर्व में उस पर बैंक लोन भी लिया था और प्रॉपर्टी को ढूंढने में काफी मेहनत लगी थी। करीबन 3 महीनों की मशक्कत के बाद में यह कार्रवाई पूर्ण करवा पाए। वहीं पे ही योगेश भदौड़ा नाम का अपराधी है, जो कि शासन चिन्हित माफिया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। मुजफ्फरनगर में सुशील मूछ और संजीव जीवा जैसे अपराधियों को जेल भेजना और उसके साथ में उनकी प्रॉपर्टियों भी खंगालने का काम किया गया। गोरखपुर में विनोद उपाध्याय और राजन तिवारी जैसे शासन चिन्हित माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और विभिन्न अन्य शातिर गैंगस्टर्स हैं, उनकी भी करीबन 800 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है वो आज तक सीज की गई है। तो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का शुरू से ही एक शौक रहा है और जो आज की उत्तर प्रदेश पुलिस है उसने भी हमारे जितने भी इस तरीके के कार्य हैं उसमें मुझे संपूर्ण सहयोग किया है। तो मेरे जितने भी सीनियर्स हैं उन सबके प्रति मैं मेरा ग्रेटिट्यूड है वो एक्सप्रेस करना चाहूँगा, क्योंकि जब तक के लिए बड़े अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो छोटे अपराधी हैं वो फ्लरिश करते हैं। जब बड़े अपराधी की कार्रवाई होती है छोटे अपराधी अपने आप अपराध छोड़ देते हैं। इसकी वजह से जनपद गोरखपुर में भू माफियाओं पे काफी कंट्रोल करने में सफलता मिली। जनपद संभल में भी इसी तरीके के भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। यहाँ बिजली चोरी पे बड़ी कार्रवाई की, जिससे अभी तक सरकार को 85 करोड़ रुपए के लगभग राजस्व में वृद्धि हुई है और जो संभल हिंसा में जितने भी लोग सम्मिलित रहे हैं उन सबके खिलाफ अभियोग भी पंजीकृत किए गए थे और उन सबको भी सजा दिलाने का कार्य हो किया जाएगा। सर, जैसे अपराधी भूमाफियाओं हो या फिर आपने 7 अपराधी जो शासन द्वारा चिन्हित थे ऐसे पर कार्रवाई की है, तो संभल में अब क्या नई रणनीति होगी आपकी? संभल में जितने भी लाइन लॉसेज हैं बिजली विभाग के, क्योंकि ये अपने आप में भी एक क्रिमिनलिटी है और इससे बहुत भारी मात्रा में राजस्व का लॉस हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ समन्वय बिठा के उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो बिजली चोरी करते हैं। यद्यपि ये माना जाता है कि ये पुलिस विभाग का कार्य नहीं है, लेकिन बिजली विभाग को सहयोग करना हमारा परम कर्तव्य है और जो पावर कॉरपोरेशन है जिसमें थेफ्ट के लिए यहाँ पुलिस के थाने भी बने, वहाँ पे भी हमारे ही कर्मचारी डिप्लॉयड है, लेकिन वहाँ मैन पावर की कमी के कारण ये लोग अपना कार्य अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो जनपद पुलिस जो है उनको संपूर्ण सहयोग करेगी। उसके अलावा जितने भी संभल हिंसा में 100 से ज्यादा लोग जेल भेजे गए हैं उन सब लोगों को प्रभावी पैरवी कर माननीय न्यायालय में उन सबको सजा दिलाने का कार्य भी है वो पुलिस के द्वारा बखूबी किया जाएगा। यूपी के मथुरा वृंदावन में नंदोत्सव की धूम देखने को मिली। बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी पर राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में नंदोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। ट्रॉफी, बर्तन, खिलौने, मिठाइयों की बधाई लुटाई गई। गोपी रूप में महिलाएं बधाई गीत गाते हुए झूमी। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जय घोष गूंजे नजर आए। तो वहीं इस महोत्सव में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। बोलो राधा दामोदर लाल की जय, नंद के लाला की जय, यशोदा नंदन की जय। पूरे ब्रजमंडल में, पूरे विश्व में जब भगवान श्री कृष्ण हमारे इष्ट का जन्म हुआ, जग के पालनहार कृष्ण कन्हैया लाल, और द्वितीय दिन जो प्राचीन ब्रज की परंपरा के अनुगत नंद महोत्सव मनाया गया। श्री राधा दामोदर मंदिर में प्रातःकालीन लड्डू गोपाल जी को पालने में विराजमान कराया गया। उनके समक्ष अनेक तरह के पकवान, उनका महादूध अभिषेक, साथ में खिलौने, टॉफी, कपड़े, बर्तन, जो ब्रजवासियों को आनंद वो सब रखा गया। ब्रज की सब माई, वृंदावन की माइयों ने आके राधा दामोदर मंदिर में ब्रज गायन संगीत किया, जिसके अंतर्गत राधा दामोदर जी का विशेष श्रृंगार के दर्शन किए गए। दामोदर जी बाल स्वरूप में आज दर्शन दे रहे हैं। सब भक्तों को खूब खिलौने, खूब टॉफी, खूब प्रसादी भगवान की चीची के रूप में सब लुटाया गया। मंदिर के परम पूज्य आचार्य श्री कनिका प्रसाद गोस्वामी जी, बड़े गोसाई जी महाराज के सानिध्य में ये संपूर्ण कार्यक्रम राधा दामोदर मंदिर मनाया गया। जय जय श्री राधे श्याम। यूपी के महावन के गोकुल में नंदोत्सव पर्व पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। नंद बाबा कृष्ण स्वरूपों की भव्य शोभा यात्रा निकली। छाछ, हल्दी व मिठाई लुटाई गई। हर गली मंदिर भक्ति से सराबोर रहा। सेवायतों ने उपहार बांटे और भक्तों ने श्रद्धा से स्वीकारे। द्वापर युग जैसा वातावरण बन गया। बहुत अच्छा कृष्ण जी के लिए था। कृष्ण जी के जन्म के उसके पर्व पर था, जन्म के उपलक्ष्य पर था। कितनी भीड़ आती है? बहुत लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। प्रशासन की क्या व्यवस्था दिखाई? अच्छी थी।
काफी ज्यादा हमारे संजय दीक्षित जो हैं उन्होंने काफी अच्छी व्यवस्था की थी। यूपी के बस्ती जिले के सोनहा थाना क्षेत्र के असनहरा में छेड़खानी की शिकायत करने पहुंचे युवक पर मुस्लिम युवक साहिल ने गंडासे से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पीड़ित युवक के हाथ की उंगली कट गई। पुलिस ने आरोपी युवक साहिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें, असनहरा में मुस्लिम साहिल नाम का युवक गाँव की ही एक लड़की के सामने कागज में मोबाइल नंबर लिखकर आगे फेंक दिया, जिसके बाद लड़की ने यह बात अपने घर वालों को बताई। जब पीड़ित लड़की के भाई साहिल के घर शिकायत लेकर पहुंचे तो उससे वह आग बबूला हो गया और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले को रोकते समय गंडासा युवक के हाथ में लग गया, जिससे हाथ में गंभीर रूप से चोट आई, जिसे आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एएसपी ओपी सिंह ने बताया कि पीड़िता के भाई की तहरीर पर सोनहा थाना में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना से संबंधित लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। जो भी साक्ष्य पीड़ित पक्ष द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा उसके अनुसार कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सुबह मेरी बहन जब ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, उसका साहिल नाम का लड़का नंबर से फेंक रहा था। मेरी बहन आके मुझसे बताई, मुझसे घर बोलने गया, समझाने गया कि ये सब गलत काम है, तो मेरा गाड़ी छीन लिए। उसके बाद हमारे भाई को, हमको, मेरे भाई को मारे गैता से, जो चिकन काटता है उसी से मारे, और मेरा चापे मारे हैं, राड से मारे हैं। तो गैता क्या है, बड़ा हथियार कोई है? जी जी, मामला क्या है, पूरा मामला? सर पूरा मामला ये है कि मेरी बहन जा रही थी ट्यूशन पढ़ने और उसका 2-3 लड़के हैं गांव के, वो नंबर फेंक रहे थे। तो मेरी बहन आके हमसे बताई रो रो के, भैया ऐसे ऐसे हो रहा है। तो भाई हम पूछने गया कि क्यों ऐसा कर रहे हो, एक गांव गड़ी का मामला है, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तो उसकी मम्मी गाली देने लगी, तुम क्यों हो बोलने वाले, मेरा गाड़ी छीन लिया, चाबी भी छीन लिया और गाड़ी अंदर कर दिए। मैं अपने भाई को बुलाया तो क्या वो जो चिकन करता है उससे हमारे भाई को मारे, पूरा हाथ कट गया पूरा। मामला बहुत गंभीर है और ये कहीं ना कहीं पुलिस की विफलता है। घटना जो घटी है वो पुलिस चौकी से चंद कदम दूर की घटना है, असनारा पुलिस चौकी से। और अपराधी इतने बेखौफ हैं कि मुर्गा और बकरा काटने वाले हथियार से सीधा सर पे वार किए। बच्चा हाथ लगाया, अगर हाथ ना लगाया होता तो उसका सर फट गया होता। और इसे भी वो जिंदगी मौत से जूझ रहा है। भगवान जाने वो बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। लखनऊ रेफर है। कितनी उंगलियां काटी गई? 3 उंगलियां उसकी कट गई हैं। मामला एक भाई अपने बहन के छेड़छाड़ की शिकायत एक मुस्लिम परिवार के घर करने जाता है और मुस्लिम परिवार इतना बेखौफ है कि वो अपने बच्चे की गलती मानने की जगह उस पर धारदार हथियार से हमला कर देते। पुलिस मामले को घुमाना चाह रही थी। रात में ही हम लोग बहुत एक्टिव हुए। एक लड़का देखिए सर फटा हुआ, उसको भी ये लोग उसको थाने पर बैठा लिए थे। बहुत टाइट किया हूँ चौकी इंचार्ज को। हमने कहा कि अभी जन्माष्टमी का त्यौहार है, इसलिए मैं आना नहीं चाह रहा हूँ। जनपद बस्ती के थाना क्षेत्र सोनहा अंतर्गत चौकी असनहरा के पास का एक मामला है, जिसमें एक बच्ची को दूसरे समुदाय के लड़के द्वारा उसके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया गया था। इसके उपरांत जब उसके भाई द्वारा जा कर के उनके घर पे उल्लंघना की जा रही थी तो उनके साथ मारपीट और अपराध कारित करने का प्रकरण संज्ञान में आया था। उसके परिवार द्वारा उसके भाई द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सोनहा थाना में सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण हुआ है। संबंधित लोगों को पुलिस द्वारा त्वरित रूप से हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। इसमें चूँकि ये शासन की मंशा स्पष्ट है कि इसमें पीड़िता और उसके परिवारीजनों द्वारा जो भी साक्ष्य उपलब्ध कराए जा रहे हैं उस आधार पर ये जो विपक्षी अपराधी लोग हैं इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई कराई जाए। कुछ गिरफ्तारियां हुई है सर? मैंने पहले ही बताया कि इसमें जो FIR चूँकि एक लड़का और उसके परिवारीजन के रूप में लिखाया गया है, विवेचनात्मक कार्रवाई करके इसमें तमाम लोगों को पुलिस ने पकड़ा है और इसमें सुसंगत तरीके से जो भी साक्ष्य मिलेगा कठोरतम कार्रवाई करेगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में 4 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि मंसूरपुर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 6 चोरी की कारें और एक कटी हुई बॉडी बरामद हुई है। सभी आरोपी दिल्ली NCR से गाड़ियां चुराकर उत्तराखंड में स्क्रैप में बेचते थे। SP सिटी ने बताया कि आरोपियों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज है और अब गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। चेकिंग के दौरान थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा एक गिरोह को पकड़ा गया है जो दिल्ली NCR क्षेत्र से 4 व्हीलर्स जो नॉर्मली पुरानी हो जाती है, जिसमें ब्रेजा, मारुति की ऑल्टो या फिर वैगनार, इस गाड़ियों को ये चिन्हित करते हैं और वहाँ से चोरी करने के उपरांत इनको अलग अलग स्थानों पर ले जाके पहले छिपाते हैं
और फिर बाद में एक यार्ड बना हुआ है जो उत्तराखंड के एक शहर में है, संबंधित जनपद और संबंधित थाने को वहाँ सूचित कर दिया गया है इसके संबंध में। वहाँ ये जो लाइसेंस की आड़ में इन चोरी के वाहनों को काटने का ये कार्य वहाँ पे करते हैं। इनके कब्जे से यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में इन्होंने अपना एक स्टोरेज यार्ड बना रखा था, वहाँ से 6 गाड़ियाँ रिकवर की गई है, जिसमें से 3 वैगनार है, एक ऑल्टो है, एक ब्रेजा है और एक मारुति सुजुकी एक उसकी ब्रेजा अन्य गाड़ी है। इस प्रकार कुल 6 गाड़ियां बरामद की गई है। ये सभी गाड़ियां जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से चुराई हुई है और इनके संबंध में 5 मुकदमे भी ट्रेस हो गए हैं, संबंधित थानों को उसके संबंध में सूचना दे दी गई है। इनमें 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं जिनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें एक मुशाहिद है जो खालापाड़ क्षेत्र का रहने वाला है और एक आजम है। ये 2 मुख्य अभियुक्त है इसमें। ये बार बार जो है वो गाड़ी चुराकर और उसके बाद में काटकर और इनके पार्ट्स और इंजन को अलग अलग स्थानों पर बेचने का कार्य ये पहले भी करते रहे हैं और अब दोबारा ये पकड़े गए हैं और इस पूरे गैंग के खिलाफ मंसूरपुर पुलिस गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी अमल में लाई गई। यूपी के बस्ती जनपद के गांव से सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां एक हिंदू किशोरी का अपहरण कर मुस्लिम 3 लड़के दिलशाद शबान रहीम ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। तो वहीं घटना के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचते ही इससे बहुत पहले हिंदू संगठन आतंकी और बवाल शुरू कर दिया। बता दें कि एक हिंदू किशोरी का अपहरण कर मुस्लिम 3 लड़कों दिलशाद शबान रहीम ने बलात्कार किया। इतना ही नहीं, पीड़ित बेटी की मां कमरे के बाहर बेटी को छोड़ने की गुहार लगाती रही, मगर दरिंदों का दिल नहीं पसीजा और तीनों ने बारी बारी से रेप करने के बाद किशोरी को छोड़ा। तो वहीं एक बेटी के दर्द की इंतहा यहीं नहीं खत्म हुई। पीड़ित बेटी अपनी के साथ नजदीक के पुलिस चौकी पहुंची तो वहां पर उसे 10 मिनट बोलकर 30 घंटे तक दौड़ाया गया। इसके बाद जब कहीं से न्याय नहीं मिला तो विश्व हिंदू महासंघ के नेताओं ने मोर्चा खोला, तब जाकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो पाया। फिलहाल इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बलात्कारियों की गिरफ्तारी की दबिश देना शुरू कर दी। 1 बजे कोचिंग जा रहे थे, रास्ते में वो मिला, साले नंबर दे रहा था, हम कुछ नहीं कहीं दुकान चले गए डायरेक्ट कोचिंग पर। फिर घर आया, घर पर किसी को नहीं बताया। फिर रात को जा रहे थे सामान है दुकान पर, तो साहिल मिला और हाथ पकड़ने लगा। उसके बाद हम लोग कल घर पर आए डायरेक्ट, भैया लोग से बताए, भैया लोग गए उसके घर पर समझाने। जनपद बस्ती के थाना सुरहा अंतर्गत असनहरा चौकी अंतर्गत पुलिस को आज एक महिला संबंधी अपराध के विषय में उसके पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया है और इसमें अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई, गिरफ्तारी से लेकर बाकी साक्ष्य संकलन और बाकी चीज़ें कराई जा रही है। यूपी के आजमगढ़ के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के भावा रामपुर गांव में जन्माष्टमी के दिन भाजपा नेता ओमकार गोड के घर पर दबंगों ने ट्रैक्टर चढ़ाकर जमकर तोड़फोड़ की। वायरल वीडियो में जियाउद्दीन और उसके समर्थकों को ट्रैक्टर से हमला करते हुए देखा जा सकता है। आरोपियों ने मारपीट, गाली गलौज की और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। जमीन पर कब्जे की रंजिश बताई जा रही है। पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज हुआ। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने जांच के आदेश दिए और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी। बिलरियागंज के अंतर्गत गांव भाव रायपुर से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ओमकार गौड़ नाम के व्यक्ति हैं, वो एक पुश्तैनी मकान पर परिवार के साथ रहते थे, जिस पर गांव के ही 2 व्यक्तियों द्वारा और कुछ अज्ञात लोगों द्वारा ट्रैक्टर के माध्यम से उसके घर को तोड़ दिया गया है। इस सूचना पर थाना प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। घटना में बादी से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना के आधार पर कार्रवाई प्रचलित है। गिरफ्तारी के लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मेरठ के सोलरपुर थाना क्षेत्र के भुनी टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों की गुंडई सामने आई है। राजपूत बटालियन में तैनात सेना के जवान कपिल को टोल पर जाम हटाने की बात कहना महंगा पड़ गया। टोल कर्मियों ने कपिल को दौड़ा कर पीटा और खंभे से बांधकर पिटाई की। बचाव में आए भाई शिवम को भी नहीं बख्शा गया। कपिल छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौट रहे थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देश की सेवा में लगे जवान के साथ इस बर्बरता ने लोगों में आक्रोश फैला दिया। क्षेत्र सरूरपुर अंतर्गत घोटका गांव के निवासी कपिल नामक व्यक्ति हैं, जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं। आज अपनी छुट्टी बिताने के पश्चात वो अपने गांव से वापस अपने ड्यूटी स्थल जा रहे थे। इस दौरान थाना क्षेत्र सरूरपुर में ही भूनी टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसको लेकर उन्हें जाने की जल्दी थी। उन्होंने टोल कर्मियों से इस बाबत बताया। इस बात को लेकर उनका टोल कर्मियों से कुछ वाद विवाद हुआ और टोल कर्मियों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से उनकी पिटाई कर दी। इस संदर्भ में तत्काल थाना सरूरपुर पे उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर इसमें जो 4 मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की 2 अन्य टीमें लगी हुई हैं, जो
सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर तस्दीक करते हुए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित करेंगी और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना सरूरपुर के द्वारा निष्पादित की जा रही है। यूपी के फरखाबाद के आवास विकास स्थित लोटस हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद प्रसूता हर्षिता की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों के अनुसार अस्पताल ने नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर ऑपरेशन किया, जिसके बाद हालात बिगड़ती गई। डॉक्टर और स्टाफ समय पर देखने नहीं आए, जिससे प्रसूता ने तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। पति गोविंद ने अस्पताल में लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना के बाद परिजनों ने हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। परिजन सीएमओ पर भी सवाल उठा रहे हैं कि कैसे झोला छाप डॉक्टरों को लाइसेंस देकर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो डिलीवरी का केस था, तो उसमें जो है शाम को एडमिट कराया 4 बजे। उसके बाद एडमिट होने के बाद डिलीवरी हो गई, ऑपरेशन से बच्चा हुआ, दोनों जच्चा बच्चा स्वस्थ थे। उसके बाद जो है रात को पेशेंट को दिक्कत बढ़ी, तो यहाँ पे हॉस्पिटल में ना तो नर्स, ना डॉक्टर, ना कोई भी कंपाउंडर वगैरह स्टाफ कोई भी नहीं था। डॉक्टरों की लापरवाही से सुबह 6 बजे पल्स डाउन हो गई। कोई भी डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर सो रहे थे, बोल रहे थे हमें डिस्टर्ब मत करो। उसके बाद जो है पल्स डाउन हो गई और एक इंजेक्शन कंपाउंडर ने दिया, उसके बाद तुरंत डेथ हो गई उसकी। हमारा मरीज जो है उसी टाइम जो है तड़पता भी रहा पहले, लेकिन कोई भी देखने वाला नहीं था। हमें इंसाफ चाहिए, हमारा इंसानियत तो वापस करो, और या हमें जो कारण मतलब जो है इस कार्रवाई हो इस पे। अस्पताल पे जो है जब इतनी सुविधा नहीं है, क्यों आप पेशेंट को एडमिट करते हो यहाँ पे? किस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था? अंकित गंगवार। और अभी यहाँ पे जो है स्मिता साकी जी हैं, उनसे हमारी बात हुई तो वो ये कह रही हैं कि हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक आया, आप शाम से जांचें कर रहे हैं, ब्लड मंगवा रहे हैं, आपने ब्लड नहीं चढ़ाया है। अभी पेशेंट की हालत आप देखो जाके, पूरा ब्लड हो रखा है। ऑपरेशन पता नहीं कैसे किस तरीके जानवरों का ऑपरेशन होता क्या यहाँ पे हॉस्पिटल में? और कोई भी जब डेथ हो गई उसके बाद पूरा स्टाफ, नर्स सब गायब हैं। पेशेंट भी यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए, कोई भी नहीं यहाँ देख रहे। पुलिस को मैंने जानकारी दी, 112 नंबर पे दरोगा साहब आए हैं, उनके सामने भी कोई जो है सामने नहीं आ रहा, ना तो फाइल दे रहे हैं अभी तक कोई भी उसकी। तो यहाँ पर स्टाफ सब भाग गया, सब स्टाफ भगा दिया सुबह। बिहार के मुंगेर जिले के केला क्षेत्र में गौवंश तस्करी की एक बड़ी कोशिश नाकाम कर दी गई है। सोमवार को स्थानीय लोगों की सूचना पर भाजपा के जिला संयोजक मोहन वर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और एक रिक्शे पर लाद कर ले जा रहे थे। गौवंशों को मुक्त कराया गया। मोहन वर्मा ने कहा कि गौवंशों की रक्षा केवल धार्मिक नहीं बल्कि हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बिहार इस पर सक्रिय रहेगा। देखिए, आज जो परिस्थिति बन पड़ी है पूरे बिहार में, पानी आ गया है बहुत जगह और बहुत सारा गौवंश जो है रोड पर घूम रहा है। मालिक प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहा है। इन्हीं वजह से ये चोर उचक्के पशु को उठाकर इसका हत्या करने का काम करता है। और इस समाज में इस टाइप के लोगों को चिन्हित कर प्रशासन को सौंपना चाहिए, क्योंकि हम लोग आज बोले उनको और बताए तो वो भाग गया। अब इस टाइप के लोगों की मानसिकता को समझना होगा कि दिन भर ये किला के अंदर घूमता है और जो देखता है कि गौवंश का कोई छोटा रूप जो है, बछड़ा हो, गाय हो, वो अपने सगा संबंधी से अलग है, अगर मालिक से अलग है, तो इस टाइप के कुकृत्य करने वाले लोग वो नज़र बैठाया हुआ है कैसे किसी गौवंश को उठाकर यहाँ से लेके चले, बाद में उसकी हत्या कर दी जाएगी। इसलिए प्रशासन से मांग करते हैं ऐसे लोगों को चिन्हित कर दंडित की जानी चाहिए। गुजरात की सूरत से खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली एनसीआर में घूम रहे कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखने के आदेश के खिलाफ सूरत में जीव दया प्रेमियों ने नाराजगी जताई। गौरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेश गामी ने इस फैसले को निर्दोष जानवरों के अधिकारों पर हमला बताया। उनका कहना है कि स्वतंत्रता केवल इंसानों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बोध स्वरूप उन्होंने फुटपाथ पर उपवास रखकर न्याय की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि कुछ कुत्ते नुकसान पहुंचा रहे हैं तो सभी को सजा देना अन्याय है और वे जीवों की आज़ादी के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। तो उनके लिए एक आदेश जारी किया गया है कि उनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको कैद करके एक शेल्टर रूम बनाया जाए, उनको वहीं पे खाना पानी दिया जाए। कहीं कि आपको दिखाएं कि यहाँ पे मैं इस वक्त सूरत में मौजूद हूँ। सूरत शहर में आपको दिखाएं जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक होर्डिंग बैनर के माध्यम से लिखा गया कि हम भी प्रकृति का हिस्सा है, हमें कैद में रखना योग्य नहीं है। आदेश जारी किया गया, आप उसमें क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या उद्देश्य है? सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह का आदेश है वो कड़ा आदेश है। उन्होंने जितने भी जो कम्युनिटी डॉग्स हैं जो समाज के बीच रहते हैं, ऐसे
कुत्तों को पकड़ने का आदेश जारी किया है और 8 हफ्ते में उसको पकड़ना है। तो ये दिल्ली और एनसीआर का जो पूरा विस्तार में है वो 2.5 से 3 लाख डॉग है और उसी को देखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि आप भी घूमते हुए इस तरह का जो डॉग हैं, आवारा डॉग्स हैं, उसको आप पकड़ लीजिए। ये कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान करने वाला है। ये कुत्तों की आज़ादी हम छीन नहीं सकते, ये समाज का हिस्सा है, ये बहुत रूप से उपयोगी होता है। तो इस तरह के कड़े आदेश सुप्रीम कोर्ट को नहीं देना चाहिए, कहीं ना कहीं लिबरल होना चाहिए। जो कुत्ते काटते हैं या घायल है, पीड़ित है, उनका शेल्टर बनाएं, उनको वहाँ रखें, उनकी वहाँ सुविधा करें, वो ठीक है। लेकिन जो स्वस्थ और अच्छे कुत्ते हैं, जिनको घूमने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, ऐसे कुत्तों को एक ही जगह उसको बंद कर रखना, उसको शेल्टर में कैद कर देना, ये कहीं ना कहीं अनुचित है। इसका हम विरोध करते हैं। आज हमने ये धरना किया है, उपवास किया 1 दिन का, और आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ न कुछ संज्ञान ले और ये जो उनका आदेश है उसको कहीं ना कहीं लिबरल करे। उसमें इस तरह का जो ऑर्डर है वो कम से कम स्थगित करें या वापस ले, ऐसी हमारी डिमांड है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से कहीं न कहीं जो एक कुत्ते होते हैं वो एक समाज के हिस्सा होते हैं, कहीं देखा जाए तो कहीं रात हुआ या कुछ ऐसे समय होते हैं एक प्रहरी के रूप में काम करते हैं, तो उनके लिए को खिला उनके लिए उनको छोड़ा जाए। कैमरामैन संदीप सिंह राजपूत के साथ प्रेम कुमार निषाद, सुदर्शन टीवी न्यूज, सूरत, गुजरात। कर्नाटक के हिप्परगी गांव में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पूर्व मंत्री मुरुगेश निरानी के जन्मदिन पर भव्य कुंभ मेले का आयोजन हुआ है। कृष्णा नदी तट पर साधु संतों ने पुण्य स्नान किया, हवन आरती और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं ने उत्साह से भाग लिया। देवगिरी बाबा ने इसे उत्तर कर्नाटक का मिनी कुंभ कहा और निरानी परिवार के सामाजिक कार्यों की सराहना की और कहा यह आयोजन जल और पर्यावरण की शुद्धता का संदेश देता है। देश भर से आए संतों व लाखों श्रद्धालुओं ने इस महा आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया है। कानपुर में नजीराबाद थाना क्षेत्र के लाजपत नगर स्थित लोटस हॉस्पिटल के बाथरूम में रविवार सुबह वार्ड आया का शव मिला तो हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की। बाथरूम में फॉरेंसिक टीम को नशे का इंजेक्शन भी मिला। युवती मूल रूप से बिहार के सीवान गोपालगंज की रहने वाली थी और पिछले 5 साल से कल्याणपुर आवास विकास टीम में अपनी मुंह बोली मां के यहाँ रहती थी। रविवार शाम जानकारी पाकर बिहार से पहुंची युवती की मां ने उसकी मुंह बोली मां पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया। युवती की मौत की वजह जानने के लिए पुलिस पैनल और वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें मौत की वजह स्पष्ट न होने से बिस्तर सुरक्षित रखा गया है। इस मामले में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने कहा कि मृतका की मां पोस्टमार्टम के बाद शव को बिहार लेकर चली गई है। अभी थाना नजीराबाद में कोई तहरीर नहीं दी गई है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो भी तथ्य सामने निकल कर आएगा उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये थाना नजीराबाद के अंतर्गत ये प्रकरण जो आप बता रहे हैं सामने आया है। इस महिला की बॉडी को भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। बताया जाता है कि ये 1 महीने पहले इसने आया के रूप में यहाँ ज्वाइन किया था और वो मूलतः बिहार की रहने वाली चांदनी उसका नाम है। SHO से मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि इसके संबंध में भी कोई न तहरीर आई है, न कोई जानकारी प्राप्त हुई है। वही सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। बॉडी लेकर के उसकी माँ आई थी, वो बिहार इसको लेकर चली गई हैं। अभी हम लोग की तफ्तीश जारी है। हाँ, ये पूछ सकते हैं। उसके साथ एक नशे का इंजेक्शन मिला है और एक शीशी मिली है जो संभवतः उसने ओवरडोज हो गया है नशीली पदार्थ का, इसीलिए उसकी मृत्यु हुई है। विस्तृत रूप से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।